क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों, फर्स्ट पार्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन ये आपको बनी बनाई इक्वेशन नहीं दी इन्होंने, आपको कुछ कैलकुलेशंस करके इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना होगा। उसके बाद आपको इसके रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है बच्चों, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री एंड x नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इनमें बच्चों कंफ्यूज नहीं होते, ये जस्ट क्यों गिवन होते हैं कि आप अगर ये वैल्यू x की हो जाती है तो x की उस वैल्यू के लिए ये जो टर्म है ये नॉट डिफाइंड हो जाती है। ये जो स्टेटमेंट है ये डिफाइंड ही नहीं रहती, इसलिए इसको स्पेशली लिखा होता है कि x जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। और भी क्वेश्चंस में यहाँ कुछ कंडीशंस दी होती है, तो उसको देख के कंफ्यूज नहीं होना। वो जस्ट इसलिए होती हैं कि अगर x की आप ये वैल्यूज रख दोगे तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगी, ये इक्वेशन मतलब बनेगी ही नहीं। ठीक है बच्चों, इसलिए लिखा होता है और इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो हमें साफ दिख रहा है बच्चों, एक टर्म फ्रैक्शन में है, एक विदाउट फ्रैक्शन है, तो आपको एलसीएम से सॉल्व करना पड़ेगा इसको। लगाएं अपॉन में वन, एलसीएम लेंगे बच्चों, x और वन का एलसीएम x। वन के टेबल में x पे ही आएगा बच्चों, ठीक है ना। तो उस x को इस x से मल्टीप्लाई कर दे, एक्स स्क्र माइनस x से x को डिवाइड करोगे किस पे जाएगा, वन पे। वन मल्टीप्लाई वन, वन इज इक्वल टू थ्री। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्र माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री आया। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, लगा दें वन। आफ्टर दैट क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों। जब वन से आप इस पूरी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे, वन इंटू एक्स स्क्र माइनस वन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्र माइनस वन एज इट इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई एक्स, थ्री एक्स। तो अब हमने क्या करना है, इस टर्म को भी इधर खींच लेना है आपने बच्चों। तो ये प्लस का थ्री एक्स है, जब आप इसको इस तरफ लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स। और इसके बाद अब आप क्या लिखेंगे, माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको प्रॉपर मैनर में लिखना होता है बच्चों। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इस ऑर्डर में लिखते हैं, इसीलिए मैंने पहले इसको शिफ्ट करके यहाँ पे लिखा है, फिर इसको लिखा। ठीक है जी, तो ये हमें मिल चुकी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसके जो हैं रूट्स फाइंड करेंगे। तो अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से करने जाएंगे तो फैक्टर इसके आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो ऐसे केस में हम किसका सहारा लेते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड का। तो स्टार्ट करते हैं वो मेथड। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, वन, ए की वैल्यू हुई वन, बी की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट विद साइन, और सी की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, जो कांस्टेंट टर्म है विद साइन। साइन साथ में उठाना ही उठाना है आपको। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी की वैल्यू कितनी बैठती है बच्चों, माइनस थ्री पावर टू माइनस फोर मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। ठीक, माइनस थ्री का स्क्वायर इज प्लस नाइन, स्क्वायर में माइनस हो गया प्लस, और ये माइनस और ये माइनस जो है ये दोनों मिलके हो गए प्लस, फोर वन ज़ा फोर। ठीक है बच्चों, स्क्वायर वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं होती। माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस नाइन आएगा, हमेशा के लिए याद रखें। और ये माइनस मिलके भी प्लस हो जाएंगे, फोर वन ज़ा फोर। तो क्या आया हमारे पास, नाइन प्लस फोर थर्टीन। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमें मिल चुकी है थर्टीन। अब हम रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे। इक्वेशन एक्स में है तो एक्स ही लिखोगे यहाँ पे। क्या फॉर्मूला था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। ठीक है बच्चों, अब हम वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे। पहले तो ये माइनस लिखोगे, ये वाला माइनस लिख दिया। अब बी की वैल्यू देखो क्या है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस थ्री, वो भी किस में है, माइनस में है। तो या तो अब इस माइनस थ्री को ब्रैकेट में रखो या फिर इसको यहीं पे प्लस कर दो। प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू थी थर्टीन अपॉन में टू मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है वन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, प्लस थ्री, प्लस को शो नहीं करते। नेक्स्ट स्टेप प्लस माइनस अंडर रूट थर्टीन डिवाइड बाय टू। रूट थर्टीन आपको पता है बच्चों प्राइम नंबर है, ठीक है ना।
तो इसके फैक्टर्स तो बनेंगे नहीं कोई, इसलिए इसका रूट एज इट इज़ रखा हमने। प्राइम नंबर का रूट जो है वो एज इट इज़ रखते हैं। तो ये आंसर है। इसको आप अलग अलग करके लिखना चाहें लिख सकते हैं जी। 3 + √13/2, एक बार प्लस का साइन और एक बार बीच में माइनस का साइन। ऐसे लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखोगे तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप बनानी है, बनी बनाई नहीं मिलेगी आपको इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इस बार क्या है कि जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स है वो बोर्ड ने डिलीट कर दी हैं बच्चों। इस क्वेश्चन के बाद जो स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो डिलीट कर दी हैं बोर्ड ने। तो पूरे चांस हैं कि ये क्वेश्चन जो हैं आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, तो इनको अच्छे से रिवाइज करके जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, कोई एक्स्ट्रा भी आए, आपने स्टेप्स वैसे ही फॉलो करने हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। सबसे पहला काम, जब आपको रैशनल नंबर्स दिखते हैं हमेशा उसको आप डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते। प्लस या माइनस कैसे करते हैं हम बच्चों, एलसीएम लेते हैं उनका। ठीक है ना। अब एलसीएम सिंपल टर्म्स का तो आप ले लेते हो, जो न्यूमेरिक नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर। लेकिन इस तरह के जब एक्सप्रेशन आ जाए, इनका एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों को आपने एज इट इज़ जैसा है वैसे ही लिख देना है मल्टीप्लाई में। यही इनका एलसीएम होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई मतलब यहाँ शो करना ज़रूरत नहीं होती। दो ब्रैकेट्स अगर आपने इकट्ठी लगाई है, इट मीन्स इनके बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है बच्चों। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं इस पूरी टर्म को। तब जब इससे डिवाइड करोगे इसको, तो ये इसको काट देगा, ये वाला फैक्टर बच जाएगा। ठीक है ना। तो x-7 उसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर से डिवाइड, जो आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। तो x-7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आएगा, x-7। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट साइन माइनस का। अब डिनोमिनेटर x-7, इससे आपने इस पूरी टर्म को डिवाइड करना एक्सप्रेशन को। तो x-7 इससे जब डिवाइड करोगे इस पूरे को, तो ये x-7 इसको काट देगा, बचेगा क्या, x+4। तो उस x+4 को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो x+4 वन ज़ा x+4। तो आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पे x+4 ऐसे ही लिख दिया, जो कि आप सब ऐसे ही करते हो, और यहाँ पे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है बच्चों। क्या मिस्टेक हुई, यहाँ पे देखें माइनस का साइन है और इसके बाद हमारे पास दो टर्म वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, इसलिए आपने इनको हमेशा ब्रैकेट में रखना है। पहले याद रखना ये बात, अगर सिंगल टर्म होती तो आप उसको विदाउट ब्रैकेट लिख सकते थे, लेकिन इसमें दो टर्म है इसलिए आपने इसको ब्रैकेट में ही रखना है। कब, अगर आगे माइनस का साइन हो। ठीक है बच्चों, अगर प्लस का साइन होता फिर आप इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते थे, नो प्रॉब्लम, उससे हमें कोई नुकसान ना होता। लेकिन अगर माइनस का साइन है और अगला जो एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें दो टर्म है या दो से ज़्यादा है, तो आपने उनको ब्रैकेट में लिखना है। सिंगल हो विदाउट ब्रैकेट लिख सकते हो अगर एक टर्म हो। तो ये ध्यान रखेंगे इन क्वेश्चंस में। मोस्टली माइनस वाला ही डालते हैं। वो क्यों डालते हैं, यहाँ पे बच्चे ऐसे ही लिख जाते हैं, ये विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे तो साइन चेंज नहीं करते इन दोनों टर्म्स का, वहीं पे गलत हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, अब हमें पता है जब बाहर माइनस हो और हमने ब्रैकेट ओपन करनी है, तो क्या होता है बच्चों, जितनी भी टर्म्स ब्रैकेट में होती है उनके साइन हम चेंज कर देते हैं। तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब ये प्लस का है, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा बच्चों, माइनस, प्लस माइनस माइनस, और इसी तरह माइनस इस प्लस को भी क्या कर देगा, माइनस। तो जैसे ही आप ब्रैकेट खोलते हैं तो ये माइनस क्या करता है, सारी टर्म के साइन चेंज कर देता है बच्चों। ठीक, अपॉन में x+4 इंटू x-7 इज इक्वल टू 11/30। तो ये था नेक्स्ट स्टेप। ठीक है बच्चों, एलसीएम लिया हमने, ब्रैकेट ओपन की, साइन चेंज किए। अब देखें ये x प्लस का है, ये x माइनस का, इसको आप कैंसिल कर दोगे। ठीक, तो बचा क्या, ऊपर देखें -7 -4 दोनों नेगेटिव टर्म्स हैं, और हमें पता है कि जब दोनों ही टर्म नेगेटिव होती हैं तो हम उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं बच्चों। -7 -4 का मतलब क्या है, माइनस का 11। ये रूल आपको पता होगा बच्चों सबको। ठीक है ना। दोनों टर्म जब भी नेगेटिव होती हैं तो आप क्या करते हो, उसको प्लस करते हो।
लेकिन साइन माइनस का ही रहता है, ठीक है ना। बड़ी टर्म तो यही है, इसके साथ माइनस रहेगा, तो -11 अपॉन में क्या था मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दूँ। एक था x-7, एक था x-4, x-7 x+4। तो इनकी अब हमने मल्टीप्लाई शुरू करनी है डिनोमिनेटर में, ठीक है जी। पहले x को मल्टीप्लाई करोगे x+4 से, x मल्टीप्लाई x+4, फिर -7 मल्टीप्लाई x+4, ठीक है बच्चों। पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से, फिर -7 को पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू 11/30। अब देखें बच्चों डिनोमिनेटर देखो 11 11 जो न्यूमिरेटर है, तो आप इसको 11 के टेबल से यहीं पे कट कर सकते हो। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11। डिनोमिनेटर्स दोनों किसी सेम टेबल पे कटते हैं, आप इनको काट सकते हो। न्यूमिरेटर दोनों किसी सेम टेबल पे कटते हैं, उनको काट सकते हो, ठीक है बच्चों। शॉर्टकट पड़ जाता है। तो -1 डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या बचा -1, x इंटू एक्स, एक्स स्केयर, फिर प्लस आया प्लस x इंटू 4x। आगे बच्चों यहाँ माइनस साइन है, ध्यान रखेंगे आप। ये देखिए ये टर्म किसकी है, प्लस की, तो प्लस माइनस पहले तो माइनस लगा दो, 7 इंटू एक्स 7x। अगेन ये टर्म प्लस की, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 7 4 जार 28 इज इक्वल टू क्या बचा 1/30। आप इनको कटिंग नहीं करना चाहते, एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आंसर वही आएगा, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर वाली सिंगल टर्म है हमारे पास, इसको एज इट इज़ लिखेंगे। एक्स वाली टर्म 2 है, तो आप इसको सॉल्व करोगे। देखें माइनस का 7 है और प्लस का 4x है, तो प्लस माइनस क्या करते हैं हम, माइनस, लेकिन साइन जो बड़ी टर्म के साथ है। तो क्या आया हमारे पास बीच में -3x, और बाद में क्या बचा -28 इज इक्वल टू 1/30। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 से जब आप इस पूरे एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आएगा, 1 के टेबल में सारे हैं, ठीक है ना बच्चों। और 30 को -1 से करेंगे, 30 बन जा तो 30 है, ठीक है, लेकिन ये माइनस भी साथ चिपकाना है आपने। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। ये माइनस का 30 है, इसको आपने इस तरफ शिफ्ट कर देना है। जैसे ही शिफ्ट करोगे साइन चेंज, इज इक्वल टू में क्या बचा 0। जब एक ही टर्म थी यहाँ पे, वो इधर खींच लिया आपने, यहाँ क्या बचेगा 0। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है जी बच्चों, एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म है, ये एज इट इज़, एक्स वाली टर्म एक ही है, ये एज इट इज़, कांस्टेंट टर्म 2 है, इनको सॉल्व कर लें। +30 -28, प्लस माइनस माइनस, ठीक है ना। 30 प्लस का है, 28 माइनस का है, करेंगे माइनस, लेकिन साइन जो बड़ी टर्म के साथ है, यानी प्लस का 2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अब आप इसका फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से भी हो जाएगा ये, ठीक है। मैं दोनों मेथड आपको करके दिखा देता हूँ फटाफट से। फैक्टराइजेशन मेथड पहले करते हैं। इसके आगे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करते थे, फर्स्ट जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, थर्ड टर्म से। क्या आया नंबर हमारे पास 2। इस नंबर के हम फैक्टर शुरू करते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो 1 के टेबल से स्टार्ट करते हैं, 1 के टेबल में 2 पे आएगा 2, 2 के टेबल में 1 पे आएगा 2, और कोई इसके फैक्टर ही नहीं बनते क्योंकि ये प्राइम नंबर है। यानी आपको एक ही पेयर मिल रहा है 1 और 2, तो जाहिर सी बात है जो बीच वाली टर्म हमें चाहिए होती है वो इन्हीं से मिलेगी, ठीक है। तो एक ही पेयर मिल रहा है आपको 1 और 2 का, ये तो दोबारा रिपीट हो गया ना बच्चों। तो ये तो पक्का श्योर है कि जो मिडल वाली टर्म का कोएफिशिएंट चाहिए होता है आपको, वो इन्हीं से मिलेगा। कैसे मिल रहा है वो देखें आप, प्लस करके या माइनस करके। तो 2 और 1 को प्लस करने से आपको ये मिल रहा है। तो मैंने क्या बताया था बच्चों, रूल क्या था, अगर इन दो फैक्टर्स को प्लस करने से आपको मिडल वाली टर्म मिलती है, तो या तो आप इन दोनों के साथ प्लस का साइन लगाओगे या दोनों के साथ माइनस का साइन लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ कौन सा साइन चाहिए देखें, माइनस का। इट मीन्स आपको दोनों फैक्टर जो हैं वो कौन से लेने हैं, माइनस वाले, और साथ में क्या चिपका देना है, उनके एक्स, ठीक। तो फैक्टर्स क्या बनते हैं हमारे पास, -2x और फिर -1x,
और लास्ट में क्या लिखेंगे, +2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में कॉमन क्या आएगा, x, यहाँ से क्या बचेगा, एक x, और यहाँ से सिर्फ क्या बचा, 2, क्योंकि x बाहर आ गया। आगे साइन कौन सा है, माइनस का। इन दोनों टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं, क्या कॉमन होता है, 1। 1 कॉमन का मतलब ये दोनों टर्म ही एज इट इज़ आएंगी, लेकिन क्या बच्चों, यहाँ माइनस का साइन है, इट मीन्स ये साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस। क्लियर। तो ये देखें, ये वाला एक्सप्रेशन जो है सेम आ गया, इट मीन्स हमारे फैक्टर्स जो बने हैं वो ठीक हैं। एक फैक्टर आएगा, इन दोनों को कंबाइन कर दो, x-1, और एक फैक्टर आ गया x-2 इज इक्वल टू 0। तो x-1 को 0 रख देंगे, और यहाँ से x-2 को भी 0 रख दो। यहाँ से x की वैल्यू -1 को शिफ्ट करेंगे बच्चों, +1, और यहाँ से -2 को शिफ्ट करो इस तरफ, क्या आ जाएगा, +2। तो आंसर आ गया हमारे पास बच्चों x1 एंड 2। ये फैक्टर्स हैं, ये रूट्स हैं। तो ये मैंने फैक्टराइजेशन से आपको ये जो सॉल्व करके दी है, वहाँ पे आपको कोई मेथड जो है बच्चों मेंशन नहीं होगा कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है, इक्वेशन है, इसको इसी मेथड से पर्टिकुलर से सॉल्व करना है, वहाँ ऐसा मेंशन नहीं होता। तो आप जो मर्जी तीनों में से मेथड लगा सकते हैं रूट्स फाइंड करने के लिए। तो फैक्टराइजेशन हमेशा छोटा पड़ता है, अगर आप वो बना सकें तो बेटर है, अदरवाइज आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड से भी इसको कर सकते हो, ठीक है ना। मैंने बताया था वो तो हर जगह अप्लाई होता ही होता है। ए की वैल्यू क्या होगी, 1, बी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट दैट इज -3, सी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, +2। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट दैट इज b² - 4ac। बी की वैल्यू हुई -3, -3² -4 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई सी। स्केयर 3 का स्केयर 9 बच्चों, माइनस का स्केयर हुआ प्लस, -4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो +9 -8 क्या आएगा बच्चों, प्लस का 1, डी आ गया 1। तो अब रूट्स का फॉर्मूला लगाएंगे हम, -b ± √d/2a। ठीक है बच्चों जी, वैल्यूज पुट करते हैं। जो सबसे पहले तो ये माइनस जो फॉर्मूले वाला है ये लगाया करो, उसके बाद b की वैल्यू देखें किस में है, वो भी माइनस में है, -3। दो माइनस इकट्ठे हुए, क्या कर दोगे, उनको प्लस कर दोगे, ±√d, d की वैल्यू आई 1, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू भी है 1। इसी स्टेप को मैं यहाँ आगे करता हूँ बच्चों, +3 ±1 का अंडर रूट क्या होता है, 1, 0 का अंडर रूट 0, 1 का अंडर रूट 1 अपॉन 2। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, हम रूट भी ले चुके हैं, अब इनको सेपरेट कर देना है आपने, एक बार 3 + 1/2 और एक बार 3 - 1/2। तो क्या मिला हमें, देखें बच्चों, 3 + 1 4 डिवाइड बाई 2, और 3 - 1 2 डिवाइड बाई 2। ये कटा 2 पे और ये कटा 1 पे, तो क्या रूट्स आए बच्चों, 2 एंड 1। देखें आंसर, ठीक। तो आप जो मर्जी मेथड से सॉल्व करें आंसर सेम ही आएगा। जो आपको लगता है कि हमारा ये जो है अभी हम ठीक कर लेंगे, आपने वही मेथड वहाँ पे चूज़ करना है। तो ये थी 4.3 बच्चों, जितना कि इस साल सिलेबस में आएगा वो हमने कर लिया है इसमें 4.3 में, बाकी पोर्शन इसका डिलीटेड है। अब मैं करवाने लगा हूँ आपको 4.4। 4.4 से पहले हम इसमें कुछ डिस्कस करते हैं बच्चों। जो 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट है नेचर ऑफ रूट्स की, नेचर ऑफ रूट्स। तो ये डिपेंड करती है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट पे। तो अगर तो डिस्क्रिमिनेंट आता है आपका पॉजिटिव वैल्यू, कोई भी पॉजिटिव नंबर आता है, तो आप क्या लिखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्योंकि पॉजिटिव जो जितने भी हैं नेचुरल नंबर होते हैं या होल नंबर, वो रियल नंबर तो होंगे ही, और लेकिन वो रूट्स जो हैं डिस्टिंक्ट होंगे, दोनों की वैल्यू जो है बच्चों डिफरेंट ही मिलेगी आपको, ठीक है, अगर डी पॉजिटिव आता है। अगर डी की वैल्यू 0 आई तो आप लिखेंगे रियल एंड इक्वल रूट्स। जो रूट्स मिलेंगे वो भी रियल तो होंगे ही होंगे बच्चों, लेकिन वो होंगे कैसे, इक्वल रूट्स होंगे अगर डी आया 0। और अगर डी नेगेटिव आता है तो आप लिखेंगे नो रूट्स।
ठीक है, इस केस में बच्चों आपको आगे सॉल्व नहीं करना, इन दोनों केसेस में सॉल्व करना है, और ये मैं पहले भी आपको 4.3 की वीडियोस में बता चुका हूँ। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम। आपको नेचर ऑफ रूट्स लिखनी है, और कहते अगर रूट्स जो है एग्जिस्ट करेंगे तो आपको उनको फाइंड भी करना है, लेकिन मेथड मेंशन नहीं किया, तो आप जिस मर्जी मेथड से निकाल सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ ए इज 2, वैल्यू ऑफ बी -3, वैल्यू ऑफ सी इज 5। सबसे पहला काम डिस्क्रिमिनेंट, वही हमें नेचर ऑफ रूट्स बताएगा, b² -4ac। तो b की वैल्यू है बच्चों -3 स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। तो -3 का स्क्वेयर क्या होगा बच्चों +9, -4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। तो 9 प्लस का है, 40 माइनस का है बच्चों, प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन जो बड़ी टर्म के साथ है यानी माइनस। तो डी जो है वो आ गया बच्चों नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होंगे, नो रूट्स। रूट्स ही नहीं है तो उनकी नेचर क्या बताओगे आप। ठीक है, तो ये यहीं पे पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट, वैल्यू ऑफ ए 3, वैल्यू ऑफ बी इज -4√3, वैल्यू ऑफ सी इज 4। डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, b² -4ac, वैल्यू ऑफ बी -4√3, और b का क्या होता है बच्चों स्क्वेयर, -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। 4√3 का स्क्वेयर, ये आपको पहले भी सिखाया 4.3 में मैंने, कैसे सोल्व करते हैं इनको, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, ये स्क्वेयर पहले 4 का स्क्वेयर करोगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर √3 का स्क्वेयर। ये स्क्वेयर जो है दोनों टर्म को अलग अलग देना होता है। 4 का स्क्वेयर 16, और स्क्वेयर से इसका रूट कैंसिल, यहाँ पे बचा 3, 16 3 ज़ा 48, माइनस यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 48, 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48। तो डिस्क्रिमिनेंट जो है बच्चों ज़ीरो आ गया। ज़ीरो की नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है बच्चों, रियल एंड इक्वल रूट्स। अब इसमें स्पेशली मेंशन है कि आपको नेचर ऑफ रूट्स बतानी है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके मार्क्स कटेंगे वहाँ पे। अब आप यहाँ पे रूट्स किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा जो अंडर रूट वाली टर्म आ जाए आप उसमें फैक्टराइजेशन से बचेंगे बच्चों। फैक्टराइजेशन आपको मुश्किल रहेगी, तो कोशिश करें आप क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड ही लगाना वहाँ पे। और डी आपको पहले ही सॉल्व करके तुम निकाल चुके हो, अब तो आधा सफ़र रह गया। ठीक है ना, अब रूट्स का फार्मूला लगाना है आपको, -b प्लस -√d/2a। तो वैल्यूज़ रखते हैं बच्चों, माइनस, पहले फार्मूले वाला माइनस लिखना है हमेशा ये, फिर b की वैल्यू देखें क्या है, -4√3, ये कितनी है -4√3। तो दो माइनस इकट्ठे हुए, फिर मैंने क्या कर दिया प्लस कर दिया। आप चाहें ब्रैकेट में रख दो इसको, फिर नेक्स्ट स्टेप में प्लस कर देना। प्लस -√d, डी की वैल्यू आई 0, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है बच्चों 3। ठीक, नेक्स्ट स्टेप, 4√3 प्लस माइनस 0 का रूट क्या होता है 0, 2 3 ज़ा 6। अब आप इनको सेपरेट कर सकते हैं बच्चों, 4√3 प्लस 0.6, 4√3 -0.6। अब हमें पता है बच्चों, ना तो जीरो किसी टर्म में प्लस हो सकती है ना माइनस हो सकती है, यानी ये 4√3 एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पे भी 4√3 एज इट इज़ रहेगा। 2 के टेबल से ये कटते हैं, इनको काट दें। सो रूट्स आपके सामने है बच्चों, 2√3 डिवाइड बाय 3, और दूसरा भी 2√3 डिवाइड बाय 3। तो इक्वल रूट्स ही आने थे, आपको बताया था। ठीक है ना, डी 0 आएगा तो इक्वल रूट्स ही आते हैं हमेशा। तो ये था सेकंड पार्ट। अब लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन से, वैल्यू ऑफ ए 2, वैल्यू ऑफ बी -6, वैल्यू ऑफ सी +3। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट, b² -4ac, b की वैल्यू है बच्चों -6, -6 स्क्वेयर -4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। तो स्क्वेयर है तो माइनस तो प्लस हो गया, 6 का स्क्वेयर 6 6 ज़ा 36, -4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24।
तो ये क्या आया बच्चों, प्लस माइनस माइनस साइन जो बड़ी टर्म के साथ है प्लस, तो +12 आया बच्चों, यानी कि पॉजिटिव। पॉजिटिव आया है डी। पॉजिटिव आने का मतलब क्या होता है, रूट्स की नेचर कैसी होगी बच्चों, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। रियल भी होंगे और दोनों जो रूट्स की वैल्यू है वो डिफरेंट होगी। तो क्यों ना हम उसको फाइंड कर लें। अब ये लगाया हमने फॉर्मूला, तो माइनस बी की वैल्यू थी -6, दो माइनस इकट्ठे हो गए बच्चों, कर दो प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी की वैल्यू है 12 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू है बच्चों 2, तो 6 + -12 का रूट देखें बच्चों कैसे लिखेंगे आप। पहले इसके फैक्टर्स बनाओगे बच्चों, ठीक है, √12 है, पहले इसके आपने ऐसे फैक्टर करने हैं। उसके बाद जो जोड़ी बनती है, पेयर बनता है, इस पेयर में से हम क्या निकालते हैं, एक टर्म। इस पेयर में से एक नंबर निकाल लो, इस पूरे के ऊपर से रूट जो है वो हट जाता है, ठीक है। अब रूट में क्या टर्म बची बच्चों, 3, तो √12 को आप क्या लिखेंगे, 2√3, ठीक है बच्चों, अपॉन में 2 2 ज़ा 4। अब जो रूट के बाहर वाली टर्म है इसमें और इसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, दोनों में 2 कॉमन आ सकता है, ठीक है ना, 2 इसमें से भी निकल सकता है, इसमें से भी। तो 2 के टेबल में ये दोनों आ रहे हैं, तो निकाल लिया कॉमन हमने। तो 2 के टेबल में 6 किस पे आता है बच्चों, 3 पे, और यहाँ से 2 हम बाहर रख चुके हैं, यहाँ से क्या बचेगा, √3 डिवाइड बाय 4। तो इस 2 से हमने इस 4 को कैंसिल कर दिया बच्चों 2 पे, तो हमें रूट्स जो हैं वो मिल चुके हैं। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन आप करते हैं क्या, ऐसे फैक्टर बना पाते हैं, नहीं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड जो है इन केसेस में काम आ जाता है, ठीक है। तो ये हर एक केस में क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड जो है एवरग्रीन मेथड है, काम आता है। तो यह बच्चों हमने 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म कर दिया। कल हम करेंगे सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन, ओके जी, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।